बात दरअसल उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था। भारत में क्रिप्स मिशन अपने मिशन में नाकामयाब हो चुका था। भारतवासी अब सिर्फ आज़ादी चाहते थे, किसी भी कीमत पर आज़ादी। ऐसे में गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया। इधर उन्होंने बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है, से करो या मरो का नारा दिया। उधर पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों की धरपकड़ शुरू हो गई। ब्रिटिश सरकार ने रात को 12 बजे ऑपरेशन ज़ीरो आर के साथ बड़ी ही क्रूरता से बिना ट्रायल के कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देश के अलग अलग जेलों में डाल दिया। गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया। कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर उस पर बैन लगा दिया गया। अपने प्रिय नेताओं को कैद होते देख देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अंग्रेज और ज्यादा जोर जुल्म पर उतर आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जन आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे, 1630 घायल हुए, जबकि 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी दी। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। साथ ही राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली जैसे नई पीढ़ी के नेता उभर के सामने आए। 1942 के भारत में ऐसा माहौल बन गया कि भारत छोड़ो आंदोलन अब तक का सबसे विशाल आंदोलन साबित हुआ और उसके असर से अंग्रेज़ों को समझ में आने लगा कि अब उनका सूरज अस्त होने वाला है। खैर, इस सब के बीच कुछ बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हफीज़ मोहम्मद इब्राहिम और रफ़ी अहमद किदवई कानपुर जेल पहुंचे। उस वक्त इस कानपुर जेल के जेलर साहब थे जनाब एस.एम. हफीज़। जेल के नियम इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जितने तगड़े थे, जेल के जेलर साहब जनाब एस.एम. हफीज़ उनके लिए उतने ही नर्म थे। अंग्रेज़ों की दी हुई वर्दी के अंदर आखिर एक हिंदुस्तानी का दिल जो धड़कता था। हफीज़ साहब जेलर तो पक्के थे, लेकिन हिंदुस्तानी उससे भी ज़रा ज़्यादा पक्के वाले थे। हफीज़ साहब को कुछ ही दिनों में मालूम चला कि जवाहरलाल नेहरू को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। एक दिन उन्होंने चुपचाप नेहरू जी को सेल की चाबी पकड़ा दी। कहा, जब भी आपको घुटन महसूस हो तो आप बाहर निकल हवा खा लिया करें। उन्होंने इस राज की किसी को कानो कान खबर भी ना होने दी। बस जेल के एक हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, बांकेलाल दीक्षित। वो इस राज के राजदार थे। खैर, जेलर साहब कुछ ही समय पहले अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुजरे थे। उनकी बेगम साहिबा का कुछ समय पहले इंतकाल हो गया था। नन्हा बच्चा था जो 1940 में पैदा हुआ था। सवाल ये था कि जेलर साहब घर पर बच्चा किसके हवाले छोड़ते, लेकिन इस दुविधा का हल भी उन्होंने निकाल लिया। जेलर साहब अपने नन्हे बेटे को अपने साथ ही जेल ले आने लगे। अब छोटा बच्चा और उसका सामान इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बाहर की दुनिया से एकमात्र संपर्क का जरिया हो गया और इस तरह जेल में इन कैदियों के लिए अखबार स्मगल करने का जरिया बना नन्हे ज़हीर का सामान। चुपके से सुबह अखबार अंदर इस सामान में जाता, शाम को बच्चे के साथ बाहर निकल आता। अखबार से ही ये कैदी देश के राजनीतिक माहौल और द्वितीय विश्व युद्ध की जानकारी लिया करते। एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के कदावर नेता एम.एन. रॉय भी कानपुर जेल में बंद थे। जितना बड़ा उनका पॉलिटिकल कद था, उतना ही बड़ा उनका फिजिकल कद भी था। लंबे इतने थे कि जेल की रज़ाई में समा ही नहीं पाते थे। देशभक्त जेलर साहब से इस देशभक्त लीडर की तकलीफ देखी ना गई। एक दिन अपनी जेब से 5 रुपए खर्च करके एम.एन. रॉय साहब के लिए 7 फुट लंबी रज़ाई बनवा के ले आए। हर रात चुपके से वो रज़ाई सेल के अंदर जाती और हर सुबह चुपके से निकाल जेलर साहब के ऑफिस में तह कर रख दी जाती। ये दौर वो था जब एस.एम. हफीज़ साहब का देशभक्त लीडरों और क्रांतिकारियों से अक्सर वास्ता पड़ता था। दरअसल वतन के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखने वाले आज़ादी के दीवानों का दूसरा घर जेल ही हुआ करता था और हफीज़ साहब उनके खैर ख्वाह हुआ करते थे।
अंग्रेज़ के ज़माने के ये जेलर साहब उन सब का दिल से ध्यान रखते थे। जब काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान जेल में बंद थे तो बिस्मिल ने खुद जेलर साहब को मशहूर नज़्म सरफरोशी की तमन्ना सुनाई, जिसे सुन देर तक दोनों भावुक हो साथ बैठे रहे और रोते रहे। 1940 में जन्मे नन्हे बालक, जिनकी नेहरू जी और शास्त्री जी जैसे लीडरों ने जेल में बेबी सिटिंग की थी, हाल ही में उनका 80 साल की उम्र में लखनऊ में इंतकाल हुआ। एसएम ज़हीर साहब लखनऊ शहर के लिए एक जाना माना नाम थे। लखनऊ के लामार्टने स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद केजीएमसी से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। कुछ साल पहले उन्होंने एक अंग्रेज़ी अखबार में दी इंटरव्यू में ये अपने प्यारे अब्बा जान से जुड़ी सारी तारीखी बातें कही थीं। आज वो नहीं है, लेकिन उनका जाना सिखा रहा है कि कैसे हमें गुजरे वक्त से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ियाँ, ये पुराने लोग अब धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। हमें इन कड़ियों का बहुत ख्याल रखना है, उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना है। बुज़ुर्गों की सोहबत से हम बहुत कुछ सीखते हैं। याद रहे, इस मुल्क को बनाने में उस वक्त के हर भारतवासी का उतना ही योगदान है जितना इतिहास की किताबों में दर्ज नामों का। अगस्त क्रांति के वक्त के अपने सारे बुज़ुर्गों को आज हम आदर से करते हैं। जय हिंद।